हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीए फाइनल एससीएमपी वालों। आपने एग्ज़ाम दिया, कैसा हुआ नहीं हुआ वो मेरे को सब खबर आ चुका। आप लोगों से फील और वाइब्रेशन और मैसेजेस सब आ चुके। पहले ही मेरे पास मैसेज आ गया, सर मेरा एग्ज़ाम जैसा भी हुआ लेकिन आप प्लीज़ आज रिव्यू मत डालिएगा। तो मैं रिव्यू नहीं डाल रहा हूँ, बट फिर भी मैं रिव्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आप जिनको ये चिंता हो रहा है कि सर बताने वाले क्या सही है क्या गलत, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर गलत हो जाता है तो सुन के ना दुख हो जाता है इतना कि भाई आगे का क्या करना है, इसको लेकर बड़ा परेशानी हो जाता है और दुख में डूबते चले जाते हैं। इसलिए प्लीज़ फॉर वेरी वेरी क्लियर मैसेज, मैं इस वीडियो में क्या सही है क्या गलत है वो कुछ नहीं बताऊंगा। बस एक जनरल पेपर को देखूंगा आपके साथ। जो नवंबर के बच्चे बैठे हुए हैं, जो इस बार एग्ज़ाम नहीं दिए, उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज दूंगा, और जिनका बचा हुआ एग्ज़ाम है अभी उनके लिए एक मैसेज दूंगा। ठीक है? तो सबसे पहले एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ग्रुप 2 के लिए तैयारी कर रहे थे और ये उनका पहला एग्ज़ाम होता है। तो पहला एग्ज़ाम अगर ठीक ठाक गया होता है या जैसा जाना चाहिए उसके बिलो एक्सपेक्टेशन चला जाता है तो मन इतना ख़राब हो जाता है कि अब आगे का दिन क्या करें। ऐसा ये फर्स्ट पेपर में भी होता है। जैसे कि जब आप एफआर का पेपर दे के आते हैं तो ऐसा ही फील आता है। तो बच्चों, आपको पहले ये समझा दें कि भाई आपने मेहनत चारों की है, तो चारों का एग्ज़ाम देना है, चाहे जैसा भी हो। ये एग्ज़ाम चाहे जैसा भी गया हो, इसको भुलाओ और आगे बढ़ो। और आपको आगे 3 पेपर देना है, देना है, देना है, देना है, देना है। जिसका बेस्ट भी प्रिपरेशन हुआ होता है ना, उसकी भी हालत ऐसी ही हुई होती है। मैथ्स में जिसका 100 में 99 आ रहा होता है, उसका भी हालत ऐसा ही हो रहा होता है। जिसका एग्ज़ाम बेस्ट भी गया होता है उसका भी हालत सेम ही होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई, मान लो 100% एकदम, मतलब होता है ना कि बहुत परफेक्ट ही पेपर देकर आया है, वैसा बहुत रेयर होता है। अगर हो जाए तो वो अचंबा है। ठीक है? तो आप पॉइंट ये समझो कि आपने मेहनत की है तो आपको पूरा एग्ज़ाम देना है, देना है, देना है। और अभी एससीएमपी का एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम भी नहीं सोचना है कि एससीएमपी का क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मेरे को आया नहीं, नहीं हुआ, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। माइंड को एकदम काम और कूल करना है। एक मैं वीडियो बता दूंगा आपको यूट्यूब से, हो सके तो आप यूट्यूब में जाओ। हार्टफुलनेस करके एक चैनल है, ठीक है? हार्टफुलनेस, उसमें क्लीनिंग माइंड करके एक वीडियो मिलेगा आपको। हार्टफुलनेस मेडिटेशन बोलकर उसमें क्लीनिंग माइंड करके एक वीडियो है। ये आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है? इट इज़ द मैजिकल Heartfulness वीडियो is एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट। इसमें यहाँ पे क्लीनिंग करके एक वीडियो मिल जाएगा आपको। इससे क्या होगा, आपका माइंड है ना थोड़ा सा शांत होगा और आप फोकस कर पाओगे नेक्स्ट पेपर में। ये मेरा एक सुझाव है आपके लिए। और उसके बाद एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ये वही लोग सुने मेरे हिसाब से जो नवंबर 23 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप अगर ये वीडियो एग्ज़ाम के बाद देख रहे हो, फ्री माइंड से देख रहे हो, परेशान होकर नहीं देख रहे हो, तो आप अब आगे का ज़रूर सुने। मैं अभी इस वीडियो में कुछ भी सॉल्यूशन सेंट्रिक बात नहीं करूँगा, मैं एक जनरल आइडिया लेके बात करूँगा। देखो, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाया है तो मेरे को कुछ तो एक्सपीरियंस है। नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे नॉर्मली क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो उसका परिणाम मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको देखने को मिलेगा। मैंने एक डीजेबी नाम का बुक बनाया, दिव्य जड़ी बूटी, जो आज तक का इंस्टीट्यूट का सारा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। उसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। और प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, अपने से अटेम्प्ट नहीं कर रहे, नॉट अटेम्प्टिंग बाई ओन। वो मेरे से जिस तरह का सवाल भी पूछते हैं ना, तो उससे समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं इस सब में तो ये लिखा हुआ था, तो या ऐसे किया था, तो इस सब में ऐसे क्यों किया, कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं। वो देख मैचिंग करेगी, फ्लो में ये सम ऐसे हुआ था तो उस फ्लो में ये सम क्यों नहीं हुआ। तो बिहाइंड द सीन क्या चलता है, वो कंसेप्ट क्या चलता है, वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे। इसका नतीजा क्या है कि वही सेम क्वेश्चन जब ट्विस्ट होके आता है वो कर नहीं पाते हैं, वही क्वेश्चन जब फिगर चेंज होके आता है वो कर नहीं पाते हैं, फिर वही क्वेश्चन जब मान लीजिए आता हुआ भी करने बोल दिया जाता है तो वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, हाथ का खुला हुआ प्रैक्टिस नहीं है। तो नियम के हिसाब से जो सम्स अपने पास आज तक का रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, आपको वो सब सम को ना घाट लेना है। खाली वो देखते हैं ना, आपकी क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर देखते हैं, वो एक प्रॉब्लम है जो आपको इस पेपर में बैकफायर करा होगा। दूसरा, मॉक टेस्ट नहीं देते। पता नहीं मॉक टेस्ट से क्या परहेज है। वो बोलते हैं 100% तैयारी नहीं हुआ इसलिए मॉक टेस्ट नहीं देंगे,
और इस रीज़न से क्या होता है कि मॉक टेस्ट नहीं देंगे बोलकर आपका तो 3 घंटा का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो मेरे पास सबसे पहले मैसेजेस ये पेपर इजी था, पेपर लेंदी था, पेपर इजी था बट पेपर लेंदी था, पेपर इजी था मेरा छूट गया, पेपर इजी था मेरा छूट गया। तो छूट गया क्यों? क्योंकि आप लोगों का ना वो माइंड में टाइम और लेंथ का वो रेशियो बैठा हुआ नहीं है, बिकॉज आप मॉक टेस्ट देते नहीं हैं। आप मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर उसका मिला लेते हैं, आप रफली देते हैं या फिर आप खाली क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर मिला लेते हैं। तो आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो मेरे को नहीं पता। अगर आप ये दो चीज़ को करेक्ट कर लोगे ना, कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे 2-3 बार आने के एग्जाम्स में, और मॉक टेस्ट अपीयर कर दोगे हर एक सब्जेक्ट का 2-3 बार, मतलब एस में तो आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर आप ये दे दोगे तो हाथ खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, टाइम और लेंथ का बैलेंस मिल जाएगा, और क्वेश्चन खाली आता है मन में, वो जो भाव होता है वो एक्चुअल में दिखेगा कि नया चीज़ आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This is what I want to say. And now I will just do a rough review of the question paper. The first question, as I told you in previous also important tips में भी मैं बोला था कि भाई साहब जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना वो बहुत लेंदी आता है एज यूजुअल। वो 4 पेज ले लिया पूरा, तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करने में ही समझदारी है। अगर इसमें हम ज़्यादा नहीं भी कर पाए तो कोई ख़ास बात नहीं होता है कि 80 मार्क्स के ऊपर हम फोकस करके पहले अपना 40 सिक्योर करें, उसके बाद फर्स्ट पेपर पे हम माथा लगाएंगे। क्योंकि इसको करने जाने के चक्कर में नॉर्मली अभी 4 पेज का क्वेश्चन करने जाओगे, ये आपका आधा से घंटा से ज़्यादा ही टाइम ले लेगा। इतना फास्ट हम रीड भी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है बोलकर। तो ये ऑलवेज डू एट लास्ट, एक गोल्डन रूल समझ लो, ऑलवेज डू एट लास्ट। जो भी होगा हम लास्ट में ही करेंगे, हम पहले नहीं करेंगे इसको। हालांकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है और मुझे लगा जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, मुझे लगा ये थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है जो मन से बना के लिखने का, बाकी तो फिर भी जो है वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन के जैसे लिख पा रहे थे। टारगेट कॉस्टिंग का रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको देखकर तो सबका मुंह में पानी आ गया था, तो कोई ऐसा आनी जानी नहीं है। इसमें एक चीज़ अच्छा था जो रिकमेंडेशन को लेकर है ना, पहले क्या होता था 10 मार्क का क्वेश्चन था, तो अभी रिकमेंडेशन को 5 मार्क करके ये अच्छा किया। नहीं तो रिकमेंडेशन देता था बहुत भारी और कैलकुलेशन देता था छोटा सा। तो ये अच्छा किया कि रिकमेंडेशन देखिए 3 1 4 2 6 7 मार्क का कैलकुलेशन और 5 मार्क का रिकमेंडेशन है। फिर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेकर एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनाया है, इसमें इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर को लेकर। ठीक है, तो ये जिसको एबीसी का नॉलेज है वो ये कर सकता है। अब कोई बोलेगा इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर का कोई क्वेश्चन पहले कराया देगा, नहीं, कोई था ही नहीं, ऐसा कुछ जिक्र का नहीं था पहले, कोई डिस्कशन ही नहीं था। तो ये न्यू क्वेश्चन होने के बाद भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। ये आरआई और आरओआई वाला इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, तो ये फिर भी आप हैंडल कर सकते थे। देख के मुंह में पानी आया होगा, और करने लायक क्वेश्चन है। जो ट्रांसफर प्राइसिंग हम लोग थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं, वो डर यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें ये वाला ये 6 मार्क का एक अच्छा चीज़ है जो कि सोच के लिखने का है कि इसमें कितना मार्क्स मिलेगा, इसमें थोड़ा सा डाउट तो होने का बात है। फिर 4A आप देखोगे तो ये बजट का इजी क्वेश्चन है, सीनियर स्टाफ को लेकर पहले भी ये क्वेश्चन था इस तरह का सिमिलर, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो ये लिखने लायक चीज़ है। एडवांटेज डिसएडवांटेज सीनियर स्टाफ वाला एकदम सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। और TQM को लेकर एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है जिसमें 2 बेसिक प्रिंसिपल्स, ये हमारे नोट्स में आपको मिल ही जाएगा ऐसे। और काइजन कॉस्टिंग का अगर एडॉप्शन करना है तो क्या 3 चीज़ उसमें ध्यान रखना है, तो वो इस तरह का सम आप लोग का ऑलरेडी किया हुआ है थ्योरी में। तो ये हैंडलेबल क्वेश्चन था, दोनों ही 4A और उसका दोनों पार्टी इजी क्वेश्चन था। 4B परेटो का भी एक तरह का इस तरह क्वेश्चन आपका किया हुआ है, तो इट इज़ एन इजी क्वेश्चन। 3 और 2 5 मार्क का है, बच्चा क्वेश्चन आराम से आप कर सकते थे। 4C कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का एक क्वेश्चन भी किया हुआ क्वेश्चन है, वो डिस्काउंट ऑन डिलीवरी वाला आपको देख के याद आ गया होगा। तो ये एक बच्चा क्वेश्चन है। अच्छा चीज़ क्या है कि नॉर्मली इस क्वेश्चन में एनालिसिस बड़ा कर देते हैं, इस बार एनालिसिस छोटा करके कैलकुलेशन पे जोड़ दिया तो मार्क्स भर के मिलेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से पूरा हिंदुस्तान ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिस है, पता नहीं लास्ट मोमेंट पे हर बच्चा बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के जा रहा भाई।
बट क्या होता है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो करने लायक होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये जो क्वेश्चन है रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड है, तो आराम से करा जा सकता है। मिसिंग फिगर निकालना है, मतलब बेसिकली मिसिंग वेरिएंस निकालना है, जिसके लिए डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में उसको बैठा देना है। तो ये मेरे हिसाब से एक ईजी क्वेश्चन था, अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिस किया हुआ है तो। मतलब सोचने का भी चीज़ नहीं था। डिसीजन मेकिंग से ये क्वेश्चन आया था, जो कि ऑफर को लेकर इवेलुएट करने का है। तो वही इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बेस पे आप ट्राई करोगे तो शायद बन जाना चाहिए। मैंने अभी तक बना के नहीं देखा है। फिर ये प्राइसिंग और लाइफ साइकिल को लेके 6 से आया है, जिसमें वही इक्वेशन बनाना है। वो आपको याद होगा, एम आर इज इक्वल टू ए माइनस टू बी एक्स एंड प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स को लेकर मैक्सिमम प्राइस आपको निकाल के बताना है, और फिर रीजंस वगैरह बताना है कि वाई इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू सेट द इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट AS5। वो आप पढ़ोगे प्रोडक्ट का टाइप देखकर, कंपटीशन क्या देखकर, तो वो आपको क्लिक कर जाएगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें है, जो कि एकदम हूबहू मैच नहीं है, बट फिर भी क्लिक करने लायक चीज़ है। फिर एक और बजट का क्वेश्चन आ गया, जिसमें पूछ रहा है कि करंट में इन लोगों का कौन सा बजटिंग अप्रोच चल रहा है, और आगे कौन सा बजटिंग अप्रोच इनको ज़्यादा सूट करेगा। बेसिकली वो पार्टिसिपेटरी बजट को लेकर बात कर रहे हैं। बजटरी स्लैक भी आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप आराम से बता सकते हो। इसमें एक दो ये जो वाई वाला चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है। मतलब हर क्वेश्चन में डायरेक्ट के साथ साथ जो वाई एनालिसिस का क्वेश्चन दे दिया, वो एक अच्छा चीज़ है जो कॉमन सेंस से लिखने का, जिसमें अगर ढंग से पॉइंट पकड़ लिया तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो थोड़ा एवरेज मार्क आएगा। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल यस, पेपर वॉज लेंदी। एंड क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लगता है कि हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था, और फिर भी इसमें मंथ लिखो तो 50% मार्क्स कोई भी उम्मीद कर सकता है। 40 से 50% मार्क। 2 वॉज ईजी, तो सभी कोई किए होंगे। इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का अटेम्प्ट सबने कोशिश किया होगा। 3 भी इजी था, क्योंकि किया हुआ टाइप का क्वेश्चन था, तो सभी ने कोशिश किया होगा, और उसमें 20 मार्क अलॉट कर दिया है। बट इसमें एसएस में क्या लिखे हैं आपको, मेरे को नहीं पता। 4 भी इजी था, 2 3 4 इजी था। 5 में जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से परहेज है, वो स्किप मार के 6 में गया होगा, और जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है वो 100% 5 ही किया होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग को लेकर। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है बेटा कि पेपर जो है ना, वो कोई बहुत आसान पेपर भी नहीं है, तो बहुत इजी पेपर भी नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा, स्टैंडर्ड पेपर है, कंसेप्चुअल पेपर है। अब इसमें 50 से 60 मार्क अगर उठ रहा है तो इट इज़ गुड, मतलब। और अगर आप 80 to 90 मार्क्स तक का अटेम्प्ट किए हैं तो इट इज़ गुड। और क्या है कि कंसेप्चुअल पेपर को क्रैक करने के लिए चीज़ों को कंसेप्चुअली समझो, खाली पॉइंट्स रटो मत। कंसेप्चुअली पेपर को क्रैक करने के लिए सम्स को ना घोट के पियो, सम सॉल्व करो, जैसे क्लास 11-12 में करते थे ना, वही सिस्टम काम आता है। वो आप मतलब पता है, एक ग्रुप में मैंने अपना डीजेवी बुक ऐसी PDF में दे दिया था, तो वहाँ से मेरे को ग्रुप में क्या है, लो आ गया इतना पेजेस का किताब, अब इसको भी करना पड़ेगा। इतना टाइम कोई है किसी के पास? तो ये जो बातें बोलते हैं ना, उनको बार बार अटेम्प्ट देना पड़ता है। जो ये बोलते हैं कि भाई अब ये पूरा करके छोड़ेंगे इस बार, तो उसके दिमाग में कंसेप्ट तैयार होता है। बच्चे क्या बोलते हैं, सर इम्पोर्टेंट दे दो, इतना टाइम का है। तो इम्पोर्टेंट से देखो रिस्क रहता है। अब आपका कंसेप्ट कितना अच्छे से समझा हुआ है वो मेरे को नहीं पता। इनिशियली अगर सब कुछ अच्छे से किया हुआ है तो इम्पोर्टेंट आपके लिए काम आता है, बट इनिशियली कुछ नहीं किया और खाली इम्पोर्टेंट पे रिलाई ना करो। आगे के लिए अब सोचो। May 23 का अभी भी एग्ज़ाम बाकी है। एकदम दिल लगा के एग्ज़ाम दो, दिमाग को क्लीन करो, हार्टफुलनेस का मेडिटेशन देखो, माइंड एकदम शांत हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और उसके बाद आगे का फोकस करो, अच्छे से मन लगाओ। एग्ज़ाम के बाद हम लोग फिर कभी इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। अभी अभी इतना ही तक रखते हैं। और एग्ज़ाम के बाद कुछ भी अगर आपको सुविधा हो, कोई आगे का पढ़ाई कैसे करना है, क्लास लेना है नहीं लेना है, टेस्ट देना है कि बुक लेना है, ये सब सवाल आपके मन में होगा, मैं उसके लिए अलग से कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो वो वीडियो को आप ध्यान रखकर बात करिएगा और मेरे से, और कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे से रीच आउट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जिनका एग्ज़ाम हो गया, बेस्ट ऑफ लक, कि अब आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करो और अब आगे का चीज़ सोचो। जो नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग इस सारे इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो करो।